नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ लगातार अपलोड किए जाते हैं और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स जो बीकॉम पार्ट 3 की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम पार्ट 3 में कॉस्ट शीट पढ़ना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है बीकॉम पार्ट 3 के सिलेबस में होता है और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें बीकॉम के सेमेस्टर 3 में ये सब्जेक्ट अक्सर देखने को मिलता है। खैर कोई भी हो, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि कॉस्ट शीट क्या है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक टर्म को मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई इशू नहीं होगा और हिंदी हिंदी वालों को भी कोई इशू नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट used in cost accounting to calculate the total cost incurred to produce goods or provide a service during a specific period। मतलब क्या है? मतलब कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो बनाया जाता है किसी भी गुड्स या सर्विस को। आप जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में, मतलब उसको निर्माण करने में, उसको बनाने में कुल मिलाकर कितनी लागत लगती है। और ये कॉस्ट शीट जो बनता है स्पेसिफिक पीरियड का बनता है, एक निश्चित अवधि का बनता है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहाँ प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो प्रोडक्शन होता किस चीज़ का है? या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ लागत होगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा जिसको डिटरमाइन करना ज़रूरी है। तो कॉस्ट शीट उस कॉस्ट के डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि उसमें क्या क्या कॉस्ट आया और वो सारी चीज़ उसमें लिखने होते हैं। आगे देखिए क्या है। It provides a detailed breakdown of costs associated with the production। बोला कॉस्ट शीट के द्वारा हर एक मद को दिखाया जाता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, ठीक है, कितने ओवरहेड्स लगे। तो मटेरियल्स भी है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितने खर्चा आए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में कितने खर्चा आए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड्स में कितने खर्चा है। ये तमाम सारी चीज़ें इसमें पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो भी मैंने आपसे चर्चा करी ना। आगे की बात देखिए, की एलिमेंट्स ऑफ अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के जो मुख्य तत्व क्या हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो कोई भी गुड्स आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं बात करूं मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती बनाने में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो मोमबत्ती बनाने में आपको मोम की और धागे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? और अगर आप बोले ड्रेस, तो अगर आप ड्रेस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ड्रेस बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कपड़े, बटन्स, धागे की ज़रूरत होती है ना? अब छोटा सा सिंपल एग्जांपल ले लें, समोसा जो हम लोग सभी लोग खाते हैं। तो जो समोसे का प्रोडक्शन होता है, तो समोसे को बनाने में कौन से डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं? तो मैदा हो गया, रिफाइन हो गया, आलू हो गया, मसाले हो गए, ये डायरेक्ट मटेरियल्स हैं। ये आपके डायरेक्ट मटेरियल्स के एग्जांपल हुए जिसको जिसको कि समोसे को प्रोडक्शन करने में या किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में आपको डायरेक्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेजेस पेड टू वर्कर्स हु डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। तो बोला डायरेक्ट लेबर में क्या है? बोला वैसे सारे वर्कर्स जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वैसे सारे मजदूर जो उत्पादन के क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, उसको जो अगर आप कुछ पेमेंट करते हैं, मजदूरी पे करते हैं, वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। तो बिना लेबर का कुछ प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें कि अदर एक्सपेंसेस, बोला अन्य वैसे खर्च जो प्रत्यक्ष रूप से, अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वो सब आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। चौथा, फैक्ट्री ओवरहेड्स,
तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें क्या है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के काम में शामिल तो है लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। तो इसमें क्या क्या आता है, बोला फैक्ट्री ओवरहेड को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस विद इन द फैक्ट्री सच एज पावर, रेंट एंड मेंटेनेंस। तो पावर का खर्च हो गया, रेंट का खर्च हो गया और मेंटेनेंस का खर्च हो गया, ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये ओवरहेड का मतलब ही यहाँ पर क्या है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। जैसे सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, मैनेजर्स की सैलरी हो गई, ठीक है, ये तमाम सारे जो खर्च है ना, देखिए जैसे ऑफिस सैलरीज, रेंट, तमाम सारी चीजें क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत आती हैं। जो पॉइंट 6 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बोला इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको बेचना। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचवाने में जो खर्च करना होता है उसको बोलते हैं, उसको रखा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड शिपिंग। तो ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होगा, जैसे सेल्समैन के कमीशन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, है ना, एडवर्टाइजमेंट, तमाम सारी चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट मैं बोलूं इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉस्ट शीट। अब अगली टॉपिक है कि भाई कॉस्ट शीट का महत्व क्या है। तो कॉस्ट शीट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर हो, वहाँ कॉस्टिंग बड़ा मायने रखता है। कॉस्टिंग बहुत ही डायनेमिक चीज है। अगर कॉस्ट के एस्टिमेशन में, कॉस्ट के बजटिंग में किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ी हुआ तो पूरे का पूरे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट का जो विश्लेषण है, कॉस्ट का जो अध्ययन है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट। क्या लिखा है, क्या महत्व, क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट शीट टोटल कॉस्ट के डिटरमिनेशन में हेल्प तो करता ही करता है, और जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने में भी ये हेल्प करता है। दूसरा क्या है, यूजफुल फॉर सेटिंग प्राइस कंट्रोलिंग। बोला प्राइस कंट्रोल को भी सेट करने में हेल्प करता है। आगे क्या है, कॉस्ट एंड एनालाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। बोला कॉस्ट सीट से कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है, कॉस्ट पर यूनिट का डिटर्मिनेशन होता है, इसके हिसाब से ही आप प्रॉफिट मार्जिन्स को भी तय कर पाते हैं। आप सेल्स प्राइस को भी डिटरमाइन कर पाते हैं कॉस्ट शीट के हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, असिस्ट मैनेजमेंट इन बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बोला ये कॉस्ट शीट आपको एक ऐसा व्यू, एक ऐसा स्टेटमेंट दर्शाता है जिसके द्वारा आप मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं, बजट आसानी से बना सकते हैं और किसी प्रकार के फाइनेंशियल डिसीजंस आसानी से आप ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट को काफी हेल्प करता है कॉस्ट शीट। आगे क्या है, इन समरी, अब इसको मैं एक समराइज्ड वे में आपसे कहना चाहूंगा। इन समरी, अ कॉस्ट शीट इज अ कॉम्प्रहेंसिव टूल फॉर ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट। एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है जो कॉस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है, बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आगे क्या है, हेल्पिंग बिजनेस अंडरस्टैंड वेयर मनी इज स्पेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये हेल्प करता है कि भाई प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रहा है, कहीं कहीं ज्यादा तो खर्च नहीं हो जा रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ वेस्टेज हो रहा है। तो ये काफी हेल्प करता है आपको ये बताने में कि कहाँ आपको पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट को कंट्रोल में काफी हेल्प करता है। तो कॉस्ट शीट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर से मैं बताऊं आपको कि कॉस्ट शीट आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, और कॉस्ट शीट का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अब हम लोग सीखते हैं कि कॉस्ट शीट बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। चलिए इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको दिख रहा है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में बेसिकली आपको 3 कॉलम बनाने की जरूरत है। पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट जिसमें आप पूरा डिटेल लिखेंगे, और तीसरा कॉलम है आपका डिटेल्ड अमाउंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला सेक्शन है, ये इसमें है प्राइम कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। प्राइम कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं
उसमें जो मटेरियल लग रहा है एग्जैक्टली कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जोड़ते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, और क्या जोड़ते हैं परचेज से रिलेटेड जो मटेरियल परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कैरियर्स इन्वॉल्व, कैरियज पे करते हैं मटेरियल परचेज करते समय, उसको कैरिज का कॉस्ट पे करते हैं, वो भी हम लोग ऐड करते हैं। और फिर से देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे, परचेज एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, और क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो क्या निकल जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चार्जेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। तो ये सब कुछ कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपका आएगा पहला सेक्शन जिसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और प्राइम कॉस्ट के अमाउंट को हम लोग आउटर कॉलम में जाकर लिख देंगे। उसके बाद इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड आइटम्स को जोड़ेंगे। बोले फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड आइटम्स क्या होता है, तो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ सारा एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड कहलात के अंतर्गत आता है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स के आइटम्स को जोड़ते हैं। क्या क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर सैलरी, ड्राइंग्स, ऑफिस सैलरी, ये आपका सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री एसेट्स डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में जितने भी एसेट्स हैं प्रोडक्शन के काम में जब उसका इस्तेमाल होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आता है। तो ये तमाम सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को जब आप जोड़ देते हैं प्राइम कॉस्ट में, तो अब जो कैलकुलेट करके आता है उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इसके टोटल को आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट डिटरमाइन हो गया। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में अब जाकर के क्या करते हैं ना, अब जाकर के इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ते हैं। वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और क्लोज माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को हमने जोड़ा किसमें, वर्क्स कॉस्ट में। वर्क्स कॉस्ट में हम लोगों ने जोड़ा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और हमने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, और वैसे अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं, तो आपका जो निकल कर बाहर आता है ये वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्क्स कॉस्ट निकला था उसमें हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का ट्रीटमेंट हमने नहीं किया था। तो पहले वर्क्स कॉस्ट का नॉर्मल वर्क्स कॉस्ट आपने निकाला, उसमें से आप क्या करेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस करेंगे, तो आपका फाइनली निकल जाएगा वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, जो आप यहां दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 2। अब देखो क्या करना है, अब इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम लोग को जोड़ना है। तो जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो क्या क्या जुड़ने वाला है, तो इस जो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग जोड़ने वाले हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है। अब इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या होता है, बोला ऑफिस से रिलेटेड तमाम सारे एक्सपेंसेस को इसमें जोड़ते हैं, जैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस एसेट्स डेप्रिसिएशन, जनरल चार्जेस, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, फिर आपका है काउंटिंग हाउस सैलरी, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस मैनेजर सैलरी, ये तमाम सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ जोड़ने का मौका मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। और अभी ये फाइनल हुआ नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर से सुनिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला आपने, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस करेंगे, तो फाइनली आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका ऑफिस कॉस्ट फाइनली आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है ना, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया जब आपने जोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, ठीक है, अब इसमें आपको क्या जोड़ना है। अब देखिए बोला आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये आपको थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, बट आपको मैं इसको जूम कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आपने देख लिया। अब इसमें क्या करना है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आप ध्यान से समझिए। बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है, बोला इसके अंतर्गत सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं। बोला सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या है, तो बोला सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन सैलरीज, है ना,
और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी मैन एक्सपेंसेस, सेल्स टैक्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। जब ये सब आप जोड़ देंगे तो आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 5वां पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया। अब हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं फाइनल आंसर के। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलने के बाद, कॉस्ट ऑफ सेल्स जब निकला तो उसके नीचे आपको है ना, आपको मार्जिन, जो आपका प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट लेना है, उस प्रॉफिट को जोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस, ठीक है ना। स्टूडेंट, ये सारा का सारा जो आप जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको शुरू से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसमें आप थोड़े बहुत फेरबदल भी कर सकते हैं, अपने लैंग्वेजेस को आप जोड़ सकते हैं। जो ज़्यादा ये कॉस्ट शीट है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इस आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा उस स्क्रीनशॉट के हेल्प से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट, ये रहा, अब ये रहा। अब इसके बाद आप फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपका ये है, पूरा स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इजीली समझ सकते हैं। स्टूडेंट, ये था कॉस्ट शीट। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, हमारे चैनल को ग्रोथ भी मिल सके स्टूडेंट्स। और किस प्रकार के वीडियोज आपको चाहिए, आप ये भी कमेंट में हमें लिखिएगा। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ पाएं। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।